गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पीडीएफ के। आगे हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है आज का 11 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है हमारा कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज ए नर्स एक्सपेक्ट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव फेलियर टू थ्राइव टू एग्जिस्ट। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में फेलियर टू थ्राइव है क्या है। तो जो फेलियर टू थ्राइव है इसका मीनिंग होता है जो बच्चे का वजन जब बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब ग्रोथ जो है बच्चे की फेलियर हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। तो फेलियर टू थ्राइव में एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। और डेवलपमेंटल डिले का मतलब है कि उसके अंदर हर चीज़ धीरे धीरे डिले होने लगेगी। और उसके अंदर फेलियर टू थ्राइव एक्चुअल में जब हम देखेंगे इस बात को तो इसमें देखने को मिलता है कि उस बच्चे के अंदर जो है सारे के सारे जो डेवलपमेंटल हमने पढ़ा है, और डेवलपमेंटल में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने देखा है कि भाई उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर हमने देखा है फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डिस्टर्ब होने लगेगी। दूसरी चीज़, उसका मेन चीज़ इसमें फेलियर टू थ्राइव जब बोलते हैं, जब उसका वजन ढंग से नहीं बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनका वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है, मतलब अच्छे से उनके अंदर जो है इम्यूनिटी पावर भी नहीं बन पाएगा, तो वो बच्चे जो है इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन रहेंगे। और ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव नहीं, हाइपो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव रहें। अब देखें, अब अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन आता है हाइपर एक्टिविटी। क्या हाइपर एक्टिव रहेंगे ऐसे बच्चे जो कि फेलियर टू थ्राइव हैं? क्योंकि फेलियर टू थ्राइव के अंदर अच्छे से उनका ना वेट गेन हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है, तो उसके अंदर हाइपर एक्टिव नहीं होंगे सर। वो जो बच्चे होंगे वो कैसे रहेंगे, वो बच्चे सारे के सारे हाइपो एक्टिव रहेंगे। पूरा उनके अंदर इतनी एक्टिविटी नहीं रहेगी, कम एक्टिविटी बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। दूसरा है कि लैंग्वेज डेफिसिट। हाँ, लैंग्वेज हमें डेफिसिट बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। लैंग्वेज डेफिसिट का हमने रीजन भी जान लिया है कि हमें सारे के सारे डेवलपमेंटल डिले हमें बच्चे को देखने को मिलेंगे जो हमने पढ़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो आपको आते हैं। सोशल है, ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि सोशल जो है उसमें किस तरीके से है, ग्रॉस में क्या है, फाइन मोटर में क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेफिसिट होगी, हाँ सर। बीइंग ओवरवेट नहीं, फेलियर टू थ्राइव है तो बच्चे का जब वजन बढ़ा नहीं है तो वजन नहीं बढ़ेगा सर, उसका कम होगा सर वजन, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। प्रोननेस टू इलनेस, जब उसके अंदर अच्छा से वेट वगैरह नहीं है तो क्या वो प्रोन रहेगा? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर जो है नॉर्मली इलनेस होने के चांसेस जो है बड़े हुए होते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा भाई, हाइपो एक्टिव रहेगा। हाइपो एक्टिव रहेगा तो जो रेस्पॉन्स करेगा वो स्टिमुलाई को, वो कम से कम रेस्पॉन्स करेगा, तो ये भी अच्छा आंसर नहीं है। तो यहाँ पर जो बढ़िया आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, वो आंसर हो सकते हैं 2 और 4 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। ए पेरेंट एंड 3 month-old इन्फेंट आर विजिटिंग द बेल बेबी क्लिनिक फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन। एक 3 महीने का बच्चा है और उसके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, जो आते हैं हमारी वेल बेबी क्लिनिक के अंदर फॉर रूटीन एग्जामिनेशन। किस लिए आ रहे हैं वो? एक रूटीन एग्जामिनेशन करवाने के लिए आते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन का मतलब नॉर्मली आते हैं। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड द एक्सीडेंट प्रिवेंशन टीचिंग प्लान। अब ऐसे बच्चे जो कि 3 महीने के हैं, उनके अंदर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं कल ही बता रहा था इन चीज़ों को आपके लिए कि बढ़िया क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अब हमने पढ़ा है, जब हम बात करें बच्चे के अंदर, तो बच्चा यहाँ पर जब 3 महीने का होता है, समझें, तो बच्चा 3 महीने का होता है तो क्या क्या कर सकता है? रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोर। क्या वो फ्लोर पे चल पाएगा? तो फ्लोर से हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो क्रॉबलिंग और क्रेविंग करेगा बच्चा, हम पढ़ चुके हैं ग्रॉस मोटर के अंदर कि वो तो 8-9 महीने का बच्चा करेगा, तो फ्लोर से किसी भी चीज को रिमूव कर रही। देखो, अगर वो आते हैं तुमसे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से तुम कर पाते हो कि यहाँ पर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को फ्लोर से हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो हमारा कितने महीने का है? 3 महीने का है, तो ये चीज की जरूरत नहीं है। कवर इलेक्ट्रिक आउटलेट विद द सेफ्टी प्लग, कि जो नीचे कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे घरों में जो है नीचे स्विच लगे होते हैं थोड़ा फ्लोर के आसपास, तो उनके जो स्विच हैं उनको हम आउटलेट जो है उनको कवर करें या सेफ्टी प्लग लगाएं, तो ये भी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। रिमूव टॉक्सिक सबस्टांस फ्रॉम एरिया, की टॉक्सिक सबस्टांस उनको रिमूव कर दें, ये भी नहीं है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बाथिंग,
कि बच्चे को जब हम बाथिंग करें तो उससे पहले टेम्परेचर का चेक कर लें। तो अब सिंपल सी बात है, कॉमन सा बात है, कॉमन आंसर निकल के आया है कि वो तो हो नहीं सकते। तो आंसर यही है कि बच्चे को नहलाने से पहले उसका टेम्परेचर तो देखना ही है, क्योंकि बच्चा तो हमें बता तो पाएगा नहीं टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए हमें ही चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे का जब हम बाथिंग दें उससे पहले पानी का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत सीधा हो जाता है अगर हमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ग्रॉस डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया है, तो तुम्हें सब बच्चों को ग्रॉस डेवलपमेंट आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखते हैं। ए नर्स इज टीचिंग, एक नर्स है जो कि टीचिंग कर रही है। किसको टीचिंग कर रही है? पेरेंट्स को। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल केयरिंग फॉर ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। अब 6 महीने का बच्चा है, उसकी केयर कर रही है और उसमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है। मैं कल बता रहा था कि किस तरीके से एक्सीडेंटों को प्रिवेंट करना चाहिए, वो हमें सीखने थे और हम बात करेंगे। वाइल केयरिंग फॉर द, ये है वॉट एबिलिटी शुड बी एम्फेसाइड अबाउट द इन्फेंट मोटर डेवलपमेंट। ऐसे बच्चे जो कि 6 महीने के होते हैं उनके अंदर मोटर डेवलपमेंट में क्या डेवलप हो जाता है, समझे बात को। 6 महीने के बच्चों में मोटर डेवलपमेंट में क्या चीज़ है जो डेवलप होती है, ये आपको बतानी है। देखो 6 महीने के बच्चे जो था, हमने मोटर डेवलपमेंट में जब देखा था तो हमने सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट की बात की। तो देखो मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने 3 से पढ़ना स्टार्ट करते थे, 3, 5, 6, 8, इस तरीके से पढ़े। सबसे पहले नेक होल्डिंग करना सीखता था बच्चा, नेक होल्डिंग के बाद में रोल ओवर करना सीखता था बच्चा, और रोल ओवर के बाद में सिटिंग विथ सपोर्ट सीखता था बच्चा। सिट्स अप कर पाएगा क्या? सिट्स अप हाँ विद सपोर्ट कर पाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बट अनसपोर्टेड ये नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये तो अनसपोर्टेड नहीं कर पाएगा। क्रॉवल शॉर्ट डिस्टेंस क्रॉवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्रीपिंग ही क्रॉवल जो करना सीखता है वो 8 महीने का बच्चा सीखता है, ये तुम्हें पता है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। स्टैंड तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अब 6 महीने का बच्चा है, तो आप इन 4 ऑप्शन में से बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? तो 4 ऑप्शन में बच्चे से उम्मीद करते हैं कि रोल ओवर करेगा, क्योंकि 5 महीने का बच्चा जो है हमें रोल ओवर करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? आंसर नंबर 2 हो सकता है। क्या आप इन क्वेश्चनों के आंसर को रटने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इन क्वेश्चनों को बढ़िया से समझोगे, मैंने जैसे समझाया वैसे समझोगे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी तरीके से तुम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारे, ए 7th ओल्ड गर्ल इज टू बी कैथेटराइज टू ऑब्टेन ए स्टेराइल यूरिन सैंपल। एक 7 महीने की एक बच्ची है जिसको हमें स्टेराइल यूरिन सैंपल कलेक्शन करना है, उसके लिए कैथेटराइज किया। वन ऑफ द इन्फेंट पेरेंट्स एक्सप्रेस फियर दैट दिस प्रोसीजर में ट्रॉमेटाइज द बेबी साइकोलॉजिकली, कि उसके घर वाले ये टेंशन में है कि उसे कहीं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना हो जाए, उसे मतलब कि एक होता है ना साइकोलॉजिकली वो डर नहीं जाए हमेशा के लिए। हाउ शुड द नर्स प्रोवाइड रीअश्योरेंस? द फियर इज जस्टिफाइज एंड नर्स शुड ऑब्टेन ए क्लीन कैच स्पेसिमेन, कि हाँ ऐसा होगा इसलिए क्लीन कैच हम स्पेसिमेन लें बच्ची के अंदर से, ऐसा करना है क्या? या फिर जो है हमें देखो एक्चुअल में क्या होता है, इस एज पर क्लीन कैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा जो है हमारी बात अच्छे से, जैसे क्लीन कैच का मतलब है ये मिड स्ट्रीम की बात कर रहा है। मिड स्ट्रीम तो हम समझदार बच्चे को उससे ले सकते हैं। जो बच्चा समझदार होगा उसको बोलेंगे भाई पहले यूरिन तुम जो है पास आउट करो, उसके बाद में बीच वाला यूरिन कलेक्ट करेंगे और बाद लास्ट वाला जो यूरिन है उसे हम डिस्कार्ड करेंगे। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ लिया है यूरिन सैंपल कलेक्शन उन्हें समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं भी आया वो भी समझें। मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम यूरिन स्टार्ट करते हैं टॉयलेट करना मिड में, मतलब कि थोड़ा यूरिन पास आउट करते हैं और उसके बाद में रुकते हैं और उसके बाद में यूरिन कलेक्ट करते हैं आप कंटेनर के अंदर, और देन क्या करते हैं, फिर बचा हुआ यूरिन है उसे हम यूरिन को फ्लश कर देते हैं टॉयलेट के अंदर। तो यहाँ पर क्लीन कैच ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा बात आपकी मान ही नहीं सकता, ये समझेगा ही नहीं इतनी बातों को, तो इसलिए क्लीन कैच तो नहीं होगा। पेरेंट हैव ए राइट टू रिफ्यूज द कैथेटराइजेशन एंड द कंसर्न आर रियलिस्टिक, कि जो उसके घर वाले हैं, हाँ पेरेंट्स के वो रिफ्यूज तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि उनको जो है कंसर्न जो है रियलिस्टिक नहीं है। कंसर्न तो इतना रियलिस्टिक कंसर्न लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल, ठीक है ना, ट्रॉमा नहीं होगा। Although the concern is appropriate, the need for a sterile specimen is priority. कंसर्न उनका अच्छा नहीं है, वो सोच रहे हैं ऐसा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत है नहीं है। तो अब ये समझ गए कि 3 नहीं है, तो ये चौथा देखते हैं। द प्रोसीजर इज अनकम्फर्टेबल, हाँ अनकम्फर्टेबल होगा, बट देयर
शुड बी नॉट बी ए डैमेजिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, कि यहाँ पर ऐसे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहते हैं कि कैथेटराइज कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए उसे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है उसका, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसको देखो, जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। ए नर्स इज असेसिंग द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इन्फेंट। द पेरेंट्स आस्क विच टीथ विल इरप्ट फर्स्ट। देखो 6 महीने पे बच्चे के जो टीथ हैं वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, इरप्ट होते हैं। और ये कौन से टीथ होते हैं, तो ये हम बात करके चलें तो ये हमारे इसके जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करके चलें तो परमानेंट टीथ जो बच्चे के अंदर उगते हैं या इरप्ट होते हैं वो 6 ईयर पे स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि डिलेड डेंटिशन क्या है। डिलेड डेंटिशन जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल एग्जामिनेशन तो मैंने वहां बताया था कि डिलेड डेंटिशन का मतलब होता है जब पहले बर्थडे तक बच्चे के टीथ नहीं आए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिलेड डेंटिशन बोला जाता है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले इंसीजर दांत आते हैं, ये तो हमें पहले पता भी है, तो इस चीज़ को हम ज़्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा भाई सबसे पहला बॉटम इंसीजर, मतलब लोअर जबड़े में इंसीजर जो दांत हैं वो सबसे पहले आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लास ऑफ न्यू पेरेंट्स अबाउट हाउ टू पोजिशन देयर इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ। जब बच्चा जन्म लिया है, बच्चे ने जन्म ले लिया है, उसके बाद उसे नॉर्मली कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जिसमें बच्चा बढ़िया सेफ रहेगा, ये हमें बतानी है, ठीक है ना। तो ऑन द बैक लाइंग फ्लैट या ऑन आइदर साइड, साइड पे वो रुक नहीं पाएगा क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं होता, गिर जाता है, तो साइड पे नहीं देते हैं। हेड स्लाइटली एलिवेटेड, हेड वेड स्लाइटली एलिवेटेड वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली हम जो पोजीशन देते हैं बच्चे को तो समझें उसको हम यही पोजीशन देते हैं, कौन सी वाली, बच्चा बैक साइड पे लेटा होता है, कभी भी उसे प्रोन पोजीशन नहीं दिया जाता है, प्रोन पोजीशन अवॉइडेड होती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर SIADS के चांसेस ज़्यादा होते हैं। SIDS क्या होता है सर, SIADS नहीं, SIDS क्या है सर, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाता है, अचानक से बच्चे के जो है दम घुट जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है, इसलिए हम उसे बैक साइड ही पोजीशन देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। ए पेरेंट्स अराइव द इमरजेंसी क्लिनिक विथ ए 3 month old baby who says my baby stop breathing for while the infant continue to have difficulty breathing। समझ रहे हो, ए पेरेंट है अराइव इन द इमरजेंसी क्लिनिक, इमरजेंसी क्लिनिक के अंदर आता है और 3 महीने के बच्चे को लेके आता है और वो बोलता है माई बेबी स्टॉप्ड ब्रीथिंग फॉर ए वाइल, कि उसने कुछ समय के लिए जो है ब्रीथिंग लेना बंद कर दिया था। इन्फेंट कंटिन्यू टू हैव डिफिकल्टी ब्रीथिंग, और उसे ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी भी हो रही है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? हाँ, ये ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। आगे वो कह रहा है कि द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एपनिया, और उसे क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एपनिया आ रहा है। विच असेसमेंट डाटा शुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट सेकंड बेबी सिंड्रोम। सेकंड बेबी सिंड्रोम का कौन सा जो डाटा है वो आपको बताएगा। बर्थ अकर्ड बिफोर 32 वीक गेस्टेशन, कि जो बच्चे का जन्म है वो 32 वीक पर हुआ था या उससे पहले हुआ है, इसमें चांसेज होते हैं नहीं। लैक ऑफ स्ट्राइडेंट एडवेंशियस ब्रीथ साउंड, कि उसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्राइडर या एडवेंशियस ब्रीथ साउंड ना हो, तो ये हमें बताएगा कि सेकंड बेबी सिंड्रोम है। हाँ, अगर किसी भी तरह का नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो समझे बात को, क्योंकि जब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहां पर स्ट्राइडर साउंड आती है, और अगर लोअर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो बीजिंग साउंड आती है। मतलब यहां पर किसी भी तरह की साउंड तो आनी ही चाहिए थी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती, या तो स्ट्राइडर आती या अदर एडवेंशियस साउंड आती, अदर अबनॉर्मल जो ब्रीथ साउंड है वो उसे देखने को मिलती, बट यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है, सेकंड बेबी सिंड्रोम में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो सेकंड बेबी सिंड्रोम हो सकता है जो कि किसकी वजह से हो, CNS ट्रॉमा की वजह से हो। क्योंकि सेकंड बेबी सिंड्रोम जब होता है, देखो आपने देखा होगा कई बार हम बच्चे को गोद में लेते हैं और उसे ऊपर झुला झुला के अपने हाथों में दोबारा से कैच कर रहे होते हैं बॉल की तरह, तो उसमें क्या होता है, अचानक से बच्चे के अंदर जो
ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ट्रॉमा हो जाता है और ब्रेन के अंदर ट्रॉमा होने की वजह से उसके अंदर सेकंड बेबी सिंड्रोम बोलते हैं उस कंडीशन को, जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह का जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली सीएनएस में डिफेक्ट होने की वजह से या सीएनएस में ट्रॉमा होने की वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है। इसलिए हम इस कंडीशन को सेकंड बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे को जो है झुलाने से या उसको सेक करने की वजह से डेवलप हुई थी। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर नंबर 2 आ जाता है। वैसे देख लेते हैं थर्ड और प्रीवियस पीरियड ऑफ द एपनिया लास्टिंग 10 से 15 सेकंड में अगर कोई एपनिया हुआ उसकी बातें करें तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ एपनिया है और ये तो नॉर्मली माना जाता है, ये तो नॉर्मल होता ही है, 20 सेकंड तक तो नॉर्मल एपनिया होता ही है। रिट्रैक्शन एंड यूज ऑफ द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स की रिट्रैक्शंस हो रहे हैं वहां पर और यूज ऑफ जो है रेस्पिरेटरी मसल्स का यूज हो रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर उसे मोस्टली क्रॉप जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रॉप क्या है जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। पेरेंट ऑफ ए सिक इन्फेंट टॉक विथ ए नर्स अबाउट देयर बेबी। पेरेंट है सिक इन्फेंट जो है उसके पेरेंट्स हैं और वो बात करते हैं एक नर्स से उनके बच्चे के बारे में। वन पेरेंट से आई एम सो अपसेट, एक पेरेंट्स उनमें से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। आई डिड नॉट रियलाइज आवर बेबी वाज इल, और मैं ये महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा बच्चा बीमार है। वॉट मेजर इंडिकेशन ऑफ द इलनेस इज इन एन इन्फेंट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स। ऐसे कौन से मेजर इंडिकेशंस हैं इलनेस के जो उसको हम बताएंगे? ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, लॉन्गर पीरियड ऑफ स्लीप, क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग। तो देखो भाई, इसमें अगर आप थोड़ा भी समझने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं बातें कर रहा हूं कि एक एक चीज़ को पकड़े हम कि इनमें कौन सी जो चीज़ है जो कि हमें लग रही है कि मेजर इंडिकेशन ऑफ इलनेस है, जो हमें बता रही है कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात चीज़ है, ठीक है ना। देखो भाई, अगर मैं बात करूं बेटा, कोई भी बीमार बच्चा होता है, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन आपको समझ में आना चाहिए। हम ये ट्राइड फीचर देखते हैं किसके अंदर, आरडीएस के अंदर, जिसके अंदर ग्रंटिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर टैकिपनिया देखने को मिलता है, वहां पर नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलती है। तो ये तो एक मेजर समस्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एक्सेसिव पर्सपिरेशन, देखो बच्चे में इतने पसीने वसीने नहीं देखे होंगे आपने, वैसे भी पसीने वसीने आते नहीं है बच्चे के अंदर, और ये किसी डिजीज को इंडिकेट नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी डिजीज में ऐसा नहीं देखने को मिला। लॉन्गर पीरियड ऑफ स्लीप, बच्चा पूरे दिन सोता ही तो रहता है भाई, कितनी देर के लिए जागता है। हमने कल भी डिस्कस किया था फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि 6 से 8 घंटे का जो टाइम होता है स्टार्टिंग का, वो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी होता है, और उसके अंदर बच्चा मात्र 30 मिनट के लिए मोर एक्टिव था, उसके बाद तो बच्चा स्लीप में चला जाता है। तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, लंबे समय तक सो भी रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है। क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग, कि बच्चा जो है क्राई कर रहा है आफ्टर फीडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ अगर बच्चा रो रहा है तो हाँ, फीडिंग के बाद में तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन हो सकता है, पर ज़्यादा कौन सा इनमें से देखो ज़्यादा इंडिकेट तो कर नहीं रहा है कि कौन सी बीमारी है, बट हो सकता है कुछ बीमारी हो या कुछ दिक्कत हो उस बच्चे के अंदर रोने की वजह से, हम सोच सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे खतरनाक क्यों, वो मेजर बतानी है आपको, मेजर इंडिकेशन बताने। अगर मेजर इंडिकेशन की बात चल रही है तो यहाँ पर ग्रंटिंग ज़्यादा खतरनाक लग रही है मुझे, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, और बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। बट ये भी ऑप्शन नहीं होता तो हम आंसर नंबर 4 पर जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ए न्यूबॉर्न इज एडमिटेड इन न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक बच्चा है जो कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर के अंदर उसे एडमिट किया गया है विथ कोएनल एट्रेसिया। बच्चे की समस्या क्या है, कोएनल एट्रेसिया समस्या है। विच पार्ट ऑफ द इन्फेंट बेबी शुड द नर्स असेस, कौन से पार्ट को नर्स जो है उसके देखेगी। तो जो कोएनल एट्रेसिया कंडीशन होती है उसमें हम देखेंगे नेजोफेरिंक्स को, ठीक है। आगे मैं बात भी करूंगा, डिस्कस करेंगे, अभी 1-2 दिन में हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तो पूरा हम विद डायग्राम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। वॉट बी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होता है कि व्हाट बिहेवियर डज द नर्स एंटिसिपेट व्हाइल फीडिंग ए न्यूबॉर्न विद द कोएनल एट्रेसिया। अब किसी भी बच्चे के अंदर आप अगर फीडिंग करवाओगे तो बच्चे के अंदर जब
क्या होगा, कोएनल एट्रेसिया कंडीशन है, या कोई भी जब फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर सबसे बढ़िया बात है कि चौक देखने को मिलेगा। स्वाल्विंग में दिक्कत ही नहीं है, चौक हो जाएगा बच्चा। चौक का मतलब है रेस्पिरेटरी वगैरह में, उसके अंदर नेजल पासेज वगैरह में चला जाएगा, इसलिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कोएनल एट्रेसिया का जो बच्चा होता है ना, उसका नेजोफेरिंक्स ब्लॉक होता है। नेजोफेरिंक्स ब्लॉक होने की वजह से वो सांस माउथ से लेता है। अब माउथ से सांस लेता है, अब तुम सोचो वो फीडिंग कराओगे और माउथ से ही सांस लेगा, तो जो वो खाएगा पिएगा वो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक करेगा। स्वेलिंग में डिफिकल्टी नहीं है, निगलने में कोई, गले में उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। उसके अंदर तो जो नोज वाला ये हिस्सा आ रहा है ना, देखो भाई ऐसे होता है, मैं बताता हूँ, एक तुम्हें थोड़ा सा बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम तब तक के लिए परेशान रहेंगे। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक्चुअल में होता क्या है इस बच्चे के अंदर। इस बच्चे के अंदर कंडीशन जो होती है वो इस तरीके की होती है, इधर से नोज वाला रास्ता आता है, इधर से माउथ वाला रास्ता आता है, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये दोनों आके यहाँ पर ये खुल रहे होते हैं, पीछे माउथ में खुलते हैं यहाँ पर, बट ये वाला रास्ता है ना नोज वाला, ये बंद होता है, इसे हम बोलते हैं कोएनल एट्रेसिया। तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, इधर से लेगा तो ये फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक, मैं जितना समझता हूँ। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, चॉक ऑन फीडिंग। तो ये आप वीडियो जल्दी से देखें, फिर क्लास हम लेंगे। थैंक यू सो मच।